हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं, कॉकरोच की बाह्य संरचना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग कॉकरोच की एनाटॉमी और या उसकी आंतरिक संरचना जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आंतरिक संरचना में अलग अलग सिस्टम्स मिलते हैं कॉकरोच में, उनका फंक्शन क्या होता है। उसके पहले थोड़ा सा एक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने कॉकरोच का क्लासिफिकेशन, यहाँ पे वर्गीकरण देखा था कि कॉकरोच का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। उसके बाह्य फीचर्स क्या क्या होते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या होते हैं, कलर कैसा होता है, साइज कैसा होता है, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। फिर यहाँ पे हमने कॉकरोच की काइटिनस एक्सोस्केलेटन के बारे में बात की थी। फिर हमने कॉकरोच के यहाँ पे प्लेट्स के बारे में बात की थी, ये मैंने आपको सारा समझाया था। स्टर्नाइट, टर्गाइट, डॉर्सल वेंट्रल वाला पोर्शन आपको काफी अच्छे से मैंने यहाँ पे समझाया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, हम लोगों ने हेड की बात करी थी। अगर हेड की बात करें, साथ में इस डायग्राम की बात करें, तो मैंने आपको इस डायग्राम में कुछ ऐसे टर्म्स भी बताए थे जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में तो दिए हुए हैं बट थ्योरेटिकली मेंशन नहीं है। नेमली जैसे यहाँ पे प्रोनोटम दिया हुआ है, ठीक है। प्रोनोटम आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम में है बट थ्योरी में नहीं है, ये मैंने आपको समझाया था। टेगमिना के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। माउथ पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। एनल स्टाइल और एनल सर्काई के लिए अभी हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो अगर आप चाहें तो मैं यहीं पे एनल सर्काई के बारे में आपको एक चीज बता देता हूं कि जो एनल सर्काई होते हैं, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि मेल और फीमेल दोनों में आपको एनल सर्काई देखने को मिलेंगे। और इनका फंक्शन क्या होता है, एनल सर्काई बेसिकली जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं, संवेदी अंग की तरह काम करते हैं। इनका काम क्या होता है कि कॉकरोच के आसपास का जो भी वातावरण है, कॉकरोच के आसपास की जो भी एनवायरनमेंट है, उसमें जो भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उन वाइब्रेशंस को, उन तरंगों को पकड़ना है, ठीक है। वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, तरंगों के प्रति संवेदनशील एनल सर्काई होते हैं और ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। एनल स्टाइल के बारे में याद रखिएगा, वो केवल और केवल आपको मेल में देखने को मिलेंगे। उनका काम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमने कॉकरोच के माउथ पार्ट के बारे में बात की थी। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक और टर्म डिस्कस किया था जो है ओसेलस। ओसेलस के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि ओसेलस को क्या होता है, ओसेलस को हम लोग सरल नेत्र या सिंपल आई बोलते हैं। सरल नेत्र का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, ये लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, प्रकाश के लिए संवेदनशील होता है। लाइट है या नहीं है इसका पता लगाने का काम होता है ओसेलस का। फिर हमने लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, ठीक है, मैक्सिला, हाइपोफैरिंग्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो ये कॉकरोच के माउथ पार्ट्स हो गए। फिर हमने कॉकरोच के थोरैक्स के बारे में बात की थी। तब हमने बात की थी कि कॉकरोच के हर थोरैक्स के सेगमेंट में से एक पेयर ऑफ लेग्स आते हैं और केवल मीजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक जो आपका सेगमेंट होता है, वहां से आपके पास क्या देखने को मिलता है, वहां पे आपको विंग्स देखने को मिलते हैं। प्रोथोरैक्स में आपको विंग्स देखने को नहीं मिलेंगे। और उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो मेटाथोरैसिक विंग्स होते हैं, जो हाइंड विंग होता है, मेटाथोरैसिक विंग होता है, ये कॉकरोच में उड़ने के काम आता है। मीजोथोरैसिक विंग केवल और केवल इस हाइंड विंग को कवर करके रखता है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। थोरैक्स में आप देख सकते हैं इस स्लाइड पे मीजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक विंग्स आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये हम लोग चीज डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने एब्डोमेन की बात करी थी। बोट शेप सेगमेंट कौन सा होता है, मेल फीमेल एब्डोमेन आपके सामने डायग्राम, ये हमने यहाँ पे बात करी थी। ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, ये सब हम लोग डिस्कस पिछली क्लास में कर चुके हैं। आप पिछली क्लास को जरूर देखिएगा। ये जो चीज है गोनापोफाइसिस, ये सारी चीज ये हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आज की डेट में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे एब्डोमेन में हमने बात करी थी, एनल स्टाइल की हमने बात करी थी, एनल सर्काई की बात मैं अभी आपसे कर चुका हूं, ठीक है। मेल फीमेल में हमने डिफरेंसेस भी देखे थे कि मेल और फीमेल में फर्क क्या क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन करी थी। तो आज हम लोग कॉकरोच की एनाटॉमी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग कॉकरोच की एनाटॉमी डिस्कस करने वाले हैं। एनाटॉमी का मतलब उसकी आंतरिक संरचना, और यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं जो होती है वो क्या क्या काम करती है। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉकरोच के पाचन तंत्र से, कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो जैसा कि आपको आपकी स्लाइड पे लिखा हुआ दिख रहा है कि कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कनाल है, कॉकरोच का जो पाचन तंत्र है, उसको आप 3 भागों में बांट सकते हो। 3 भाग मतलब फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ठीक है। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ठीक है। आप इसको 3 भागों में बांट सकते हो। और यहां पे आप देख सकते हो फोरगट कहां से कहां तक हम लोग बोलेंगे। हम लोग फोरगट बोलेंगे यहां पे फेरिंग्स से लेके, ठीक है, फेरिंग्स से लेके जो हेपेटिक सीका तक का आपका पोर्शन है, ठीक है।
ये हेपेटिक सीका जो होते हैं ये एक बाउंड्री का काम करते हैं। तो हेपेटिक सीका के पहले पहले, ठीक है, हेपेटिक सीका के पहले पहले जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा फोरगट है, ठीक है। अब फोरगट में आपको दो चीजें दिख रही है, देखो फेरिंग्स का काम हम लोग सब जानते हैं, सलाइवरी ग्लैंड का काम हम लोग जानते हैं, ईसोफेगस का काम हम लोग जानते हैं। हम लोग यहां पे दो नए टर्म देख रहे हैं, क्रॉप और गिजार्ड, क्रॉप और गिजार्ड। तो बेटा ध्यान से अगर मैं इस चीज को देखूं तो मुझे क्रॉप जो है, क्रॉप का साइज काफी बड़ा दिख रहा है और गिजर्ड का साइज जो है वो काफी छोटा दिख रहा है। तो मैं एक बात बहुत आसानी से यहां पे बोल सकता हूं कि कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा भाग होता है क्रॉप। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा भाग होता है क्रॉप। और क्रॉप क्या काम करता है? क्रॉप जो है वो भोजन के संग्रहण का काम करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। भोजन के संग्रहण का काम करता है या फूड को स्टोर करने का काम यहां पे क्रॉप करता है। गिजर्ड क्या करता है? बेटा गिजर्ड में क्या होता है, काइटिनस प्लेट होती है, काइटिन की बनी हुई प्लेट होती है जो दांत का काम करती है, ठीक है। काइटिन की बनी हुई प्लेट होती है जो दांत का काम करती है, जो फूड को बिल्कुल ही क्रश कर देगी, बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी। तो क्रॉप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, गिजर्ड इज यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये क्रॉप और गिजर्ड का काम हो गया। तो आपको हेपेटिक सीका के पहले पहले जितनी भी चीज दिख रही है वो सारा का सारा किस में आता है? फोरगट में। इसके बाद आगे की बात करें तो यहां पे आपको हेपेटिक सीका और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बीच का जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, हेपेटिक सीका और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बीच का जो पार्ट दिख रहा है उसको आप कहते हो मिडगट। उसको आप क्या कहते हो? मिडगट कहते हो। और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बाद वाला जो भी पार्ट है उसको आप हाइंडगट कहोगे, ठीक है। माल्फिजियन नलिकाओं के बाद वाला जो भी भाग है उसको आप हाइंडगट कहोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो हेपेटिक सीका की बात करते हैं। बेटा हेपेटिक सीका जो होती है ना, हेपेटिक सीका कॉकरोच में ठीक वही काम करती है जो लिवर हमारे अंदर करता है। लिवर जैसे ही जूसेस जो होते हैं हेपेटिक सीका वहां पे बना के डालती है। साथ ही साथ जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पाचन क्रिया के जो भी एंजाइम होते हैं वो बनाने का काम भी हेपेटिक सीका का होता है, ठीक है बेटा। यह आपके हेपेटिक सीका का काम हो गया। अब माल्फिजियन ट्यूब्यूल, माल्फिजियन नलिका क्या करती है? माल्फिजियन नलिका कॉकरोच की पूरी बॉडी में से जितने भी उसके उत्सर्जी पदार्थ हैं उन उत्सर्जी पदार्थों को इकट्ठा करती है और हाइंडगट में डाल देती है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कॉकरोच की बॉडी में बनते हैं उन सबको एक साथ कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद उसको हाइंडगट में डाल देती है और हाइंडगट में जाने के बाद रेक्टम और एनस के थ्रू उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आप यहां देखो, यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो फूड क्या है? फूड माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप। क्रॉप के बारे में देखो दिया हुआ है, फूड को स्टोर करता है। और गिजर्ड का एक और नाम दिया है प्रोवेंट्रिकुलस, और ये क्या करता है? ये फूड को क्रश करता है। आप यहां पे देख सकते हैं कि इसमें काइटिनस प्लेट होती है जो दांत का काम करती है, ठीक है। काइटिनस प्लेट होती है जो दांत का काम करती है और ये फूड को ग्राइंड करने के काम आता है, ठीक है। उसको पाउडर जैसे सब्सटेंस में, पाउडर जैसे पदार्थ में बदल देता है। और पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके आस्तर में, उसकी इनर लाइनिंग में आपको क्यूटिकल देखने को मिलता है, ठीक है। उसकी इनर लाइनिंग में आपको क्यूटिकल देखने को मिलता है। तो ये चीजें हैं, ये हम लोग डिस्कस अभी अभी पिछली स्लाइड पे किए थे। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम खास होनी चाहिए, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है। फिर आगे बढ़ते, देखो मिडगट की बात करते हैं। मिडगट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि यहां पे क्यूटिकल नहीं होता, ठीक है। यहां पे क्यूटिकल नहीं होता है ना बेटा। फिर यहां पे क्या होता है? 6 से 8 गैस्ट्रिक सीका या हेपेटिक सीका देखने को मिलते हैं जो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे होते हैं, ठीक है। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे होते हैं। और जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था, डाइजेस्टिव जूसेस बनाने का काम करते हैं जो पाचन क्रिया में, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में उसकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ हमने यहां पे मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे 100 से 150 माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स देखे। इनका काम भी हम लोगों ने यहां पे डिस्कस पहली ही स्लाइड में कर लिया है, ठीक है ना बेटा। पहली स्लाइड में हमने कर लिया है। नंबर याद रखना है, गैस्ट्रिक सीका या हेपेटिक सीका 6 से 8 हो सकते हैं और जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है वो आपके 100 से 150 हो सकते हैं, ठीक है। हाइंडगट की बात करो, हाइंडगट में क्या क्या है? हाइंडगट में इलियम, कोलोन, रेक्टम है, ठीक है। फिर बाहर की तरफ एनस के थ्रू खुलता है और यहां पे क्यूटिकल आपको देखने को मिलता है। तो फोरगट में क्यूटिकल है,
हाइंड गट में क्यूटिकल है, मिड गट में क्यूटिकल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। फोर गट में क्यूटिकल है, हाइंड गट में क्यूटिकल है, बट मिड गट में क्यूटिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एक टर्म मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, पहले तो आपको ये याद रखना है कि कॉकरोच में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप का मतलब है कि यहां पे आपके वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है, आपके प्रॉपर रुधिर वाहिनियां यहां पे नहीं है, यानी कि कॉकरोच की बॉडी के जो सेल्स होंगे वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का आपको कोई पिगमेंट नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग हमारे ब्लड की बात करें तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, जिसके कारण ब्लड हमारा रेड कलर का होता है, लेकिन कॉकरोच के ब्लड में आपको ऐसा कोई पिगमेंट देखने को नहीं मिलेगा, जिस कारण से उसका ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है। और कलरलेस ब्लड इन कॉकरोच, उसको आप कहते हो हीमोलिम्फ, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, हीमोलिम्फ। ठीक है बेटा, अब हीमोलिम्फ में क्या क्या होता है? हीमोलिम्फ में आपको देखने को मिलता है कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स जो उसके ब्लड सेल्स होते हैं। कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स जो उसके ब्लड सेल्स होते हैं। अब आपको यहां पे देखने को मिल सकता है ये कैविटी, देखो यहां पे लेबल्ड है हीमोसील, इसी कैविटी के अंदर क्या होता है, आपको हीमोलिम्फ देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको यहां पे ये देखो चेंबर्स ऑफ हार्ट देखने को मिल सकते हैं, और आगे वाला आपको एंटीरियर अयोटा देखने को मिल रहा है। इसके साथ में आपको एलरी मसल्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये एलरी पेशियां, एलरी मसल्स क्या होती हैं बेटा, इनमें संकुचन और शिथिलन से, एलरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड क्या होता है, कॉकरोच की पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? हीमोलिम्फ का काम बेटा ध्यान रखना, किसी भी तरीके का गैसियस ट्रांसपोर्ट नहीं है, गैसीय परिवहन कॉकरोच में ब्लड का काम नहीं है। इस बात को याद रखना, ये बहुत बार नीट में पूछा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ पर मैच द कॉलम में या ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में आपसे ये चीजें पूछी हुई हैं। तो यहां पे ब्लड का काम गैसीय परिवहन नहीं है, ब्लड का काम गैसियस ट्रांसपोर्ट यहां पे नहीं है। तो ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम होता है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थ कॉकरोच के अंदर बने हैं उनको इकट्ठा करना है और उनको माल्फिजियन ट्यूब्यूल तक लाके देना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कॉकरोच के अंदर बने हैं उनको इकट्ठा करना है, और उनको इकट्ठा करके कहां लाके देना है, उनको लाके देना है माल्फिजियन ट्यूब्यूल तक। ठीक है बेटा, और ये ब्लड का काम जो है ये कौन आसान करेगा? ये एलरी मसल्स आसान करेंगे, जिनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचन और शिथिलन से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फैलेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब कॉकरोच में एक बात और याद रखना, कई बार बोला जाता है कि कॉकरोच में 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है। आप यहां पे गिनने जाओगे तो आपको 12 मिलेंगे, बट कॉकरोच में 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ये बात ध्यान रखना, कॉकरोच के हार्ट को 13 चेम्बर्ड हार्ट बोला जाता है। एग्जैक्टली चेम्बर्स, एग्जैक्टली कक्ष तो वो नहीं है, बट बोल दिया जाता है कि वो 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहां पे वही सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहां पे देखो आप कि हार्ट में यहां पे क्या होता है, फनल शेप चेंबर, जिसको ऑस्टिया कहते हैं, उनमें मिलते हैं। ये आपको फनल शेप, ठीक है, अब आपको मैं फनल शेप समझा देता हूं। जैसे वो कुप्पी होती है, कीप होती है, जैसे कीप जो होती है, कीप के जैसे शेप के आपको यहां पे हार्ट के चेंबर देखने को मिलते हैं, और उनके आइदर साइड, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों साइड जो ओपनिंग मिलती है, जो छिद्र मिलते हैं, उसको ऑस्टिया कहा जाता है। और ये सारे आपके हीमोसील जो कैविटी है, बेसिकली इन्हीं को आप क्या बोलोगे यहां पे, ये साइनस है। यहां से हार्ट जो है उसके अंदर ब्लड एंटर करता है, और यहीं से क्या होता है, वापस उसको साइनस में भेज दिया जाता है। ठीक है बेटा, और यहां पे देखो हार्ट बोल रहा है कि एक एलोंगेटेड ट्यूब, एक लंबी ट्यूब है पूरे बॉडी में, इसी को आपने चेंबर्स बोल दिया। ठीक है, अलग से ऐसे हार्ट में कोई चेंबर्स नहीं है, इसी को आपने क्या किया है, चेंबर्स बोल दिया है, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था। ध्यान रखना, फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, कॉकरोच में ब्लड का काम गैसीय परिवहन नहीं है, कॉकरोच में ब्लड का काम गैसियस ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, श्वसन तंत्र की। जब आप कॉकरोच में बात करोगे तो बेटा यहां पे ध्यान रखना, अब ये वाली जो साइड है ना, देखो ये बॉडी की हो गई मिड लाइन, इसको मैंने क्या बोला, ये बॉडी की हो गई मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन से दूर साइड में जो भी चीज होती है उसको कहते हैं लैटरल।
मिड लाइन से दूर बॉडी में साइड में जो भी चीज होती है उसको कहते हैं लैटरल। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो बेटा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, ये मेरी बॉडी की मिड लाइन है। ये मिड लाइन जो है मेरी बॉडी को राइट और लेफ्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अब मिड लाइन से जब मैं शोल्डर को देखूंगा और मैं अपनी कोहनी को एल्बो को देखूंगा, तो मेरा जो शोल्डर है वो मिड लाइन के पास में है कंपेयर्ड टू एल्बो, ठीक है। तो शोल्डर हो गया मीडियल टू द बॉडी, ठीक है, क्लोज टू मिड लाइन। मीडियल टू द बॉडी मतलब मिड लाइन के पास में, और एल्बो हो गई लैटरल टू द बॉडी मतलब मिड लाइन से दूर, ठीक है बेटा। जब मैं अपनी एल्बो को अपनी फिंगर से कंपेयर करूंगा तो मेरी एल्बो हो जाएगी मीडियल टू द बॉडी और फिंगर्स हो जाएगी लैटरल टू द बॉडी। मतलब मिड लाइन से कोई भी चीज अगर दूर जाती है तो उसको लैटरल कहते हैं। ठीक ऐसे ही कॉकरोच की बॉडी के साइड्स में आपको स्पाइरेकल देखने को मिल रहे हैं, जिनकी 10 पेयर होती है, 10 जोड़ी स्पाइरेकल होते हैं। ये 10 जोड़ी स्पाइरेकल क्या है, कॉकरोच की बॉडी की साइड पे है। साइड पे है मतलब मिड लाइन से दूर है। मिड लाइन से दूर है तो आप क्या बोलोगे कि कॉकरोच में स्पाइरेकल्स जो होते हैं वो लैटरली लोकेटेड होते हैं। देखो, लैटरल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, कॉकरोच में जो स्पाइरेकल्स होते हैं वो लैटरली लोकेटेड होते हैं। और आप यहां पे पूरा का पूरा एक डायग्राम देख सकते हो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। देखो, स्पाइरेकल से बॉडी आई, स्पाइरेकल से देखो क्या हुआ, ट्रैकिया में एंटर करी, ठीक है। ट्रैकिया में एंटर करने के बाद ट्रैकिया जो है वो छोटे छोटे ब्रांचेस में, शाखाओं में टूट गई, जिनको ट्रैकियोल बोला। तो आपका पाथवे क्या बन रहा है, आपका पाथवे बन रहा है कि यहां पे जा रहा है ये स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल से कहां गया, स्पाइरेकल से देखो कहां गया, क्या है ये आपका ट्रैकिया है। स्पाइरेकल से आपका कहां गया, ट्रैकिया में गया, श्वसन नलिका में, और श्वसन नलिका के बाद ये कहां चला गया, ये चला गया ट्रैकियोल्स में। तो ये आपका पाथवे होता है, ये रास्ता होता है जब एयर एंटर करती है, ठीक है, ये रास्ता होता है जब एयर जो है वो एंटर करती है। एक बात और आपको यहां पे याद रखनी है कि कॉकरोच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। विसरण के द्वारा कॉकरोच में गैसियस एक्सचेंज होता है, ये कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और यहां पे आप देख सकते हैं, एक बात आपको यहां पे किसी तरीके का कोई ब्लड वेसल नहीं मिल रहा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना, ट्रैकियोल में कोई आपको ब्लड वेसल नहीं मिल रहा, ये सीधे सीधे आपके मसल फाइबर तक जा रहा है, सीधे सीधे मसल फाइबर तक जा रहा है। यही मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था कि कॉकरोच में जो ब्लड है वो किसी तरीके का गैसियस ट्रांसपोर्ट नहीं करने वाला है, यही मैंने आप लोगों को यहां पे बताया था, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लैटरल साइड ऑफ द बॉडी स्पाइरेकल, ये वाला डायग्राम, इसको बहुत अच्छे से समझना। स्पाइरेकल से एंटर की एयर, एयर कहां घुसी, ट्रैकिया, ट्रैकिया से वो डिवाइड हो गए कहां में, छोटे छोटे ट्रैक्यूल्स में। तो स्पाइरेकल, ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, ये कॉकरोच के अंदर नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल सिस्टम, जो हम लोग कहते हैं कि कॉकरोच में जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो श्वसन प्रक्रिया किससे होती है, ट्रैकियल सिस्टम से। तो इसी को आप ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है, इसी को आप ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है बेटा। आगे आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसको दिया हुआ है यूरिकोटेलिक, इसको दिया हुआ है कि ये यूरिकोटेलिक होता है। यूरिकोटेलिक होने का मतलब है कि इसका जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होगा, ठीक है। कॉकरोच में यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, और इसमें ये यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो होते हैं वो कॉकरोच में क्या करते हैं, सारे के सारे उत्सर्जी पदार्थ को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद उसको हाइंड गट में डाल देते हैं। तो ये आपका हाइंड गट आ गया, ठीक है, हाइंड गट आ गया। इसके अलावा कॉकरोच में और भी उत्सर्जी संरचनाएं होती हैं, नेमली फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड। फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड, ये भी कॉकरोच में हेल्प करते हैं। अब आप यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बेटा ये देखो, ये मिडगट है, मिडगट में ये आपके पास माल्फिजियन ट्यूब्यूल है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल से क्या हुआ, आप एरोज को फॉलो करो, यहां से क्या हुआ, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट थे, जितने भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ थे, वो सारे के सारे मिडगट में आ गए, और मिडगट से कहां जा रहे हैं, वो हाइंडगट में जा रहे हैं। और हाइंडगट में रेक्टम और एनस के थ्रू उसको जो भी उसकी फीसेस होती है, फीकल मैटर होता है, उसके साथ में बाहर फेंक दिया जाता है। यही चीज मैं आपको यहां पे बता रहा था, एरोस को बहुत ध्यान से फॉलो करना। माल्फिजियन ट्यूब्यूल ने सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इकट्ठा किया, उसको हाइंडगट में डाल दिया,
ठीक है, उसको कहां डाल दिया, हाइंड गट में डाल दिया, और वहां से वो क्या हुए, वहां से वो बाहर फेंक दिए गए। और मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। अब बेटा एक चीज जो एनसीईआरटी में नहीं दी है, बट 2015 की नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि यूरिक एसिड किस फॉर्म में कॉकरोच में एक्सक्रीट होता है, यूरिक एसिड कॉकरोच में किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। तो यूरिक एसिड जो होता है वो एग्जैक्टली यूरिक एसिड तो नहीं, बट पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में, ये ध्यान रखना, पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में यूरिक एसिड जो होता है कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है। अब नर्वस सिस्टम देखो बेटा, नर्वस सिस्टम के बारे में एक बात ध्यान रखना, ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, बट जो मैं आपको यहां से समझाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि इतना पोर्शन मैं हटा देता हूं, इतना पोर्शन में हटा देता हूं, ये है कॉकरोच का हेड। ठीक है, ये क्या है, कॉकरोच का हेड। अब यहां पे ये भी गैंग्लियन है, ये भी गैंग्लियन है, ये भी गैंग्लियन है, ये भी गैंग्लियन है। ठीक है, सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन जैसा कि आपको वहां पे दिख रहा है हेड के पास में, वो ब्रेन का काम करता है नॉर्मल कंडीशन में। बट अगर वो अपना काम ना कर पाए तो सब इसोफेजियल गैंग्लियन, थोरैसिक गैंग्लियन, एब्डोमिनल गैंग्लियन, ये भी ब्रेन का काम कर सकते हैं। यानी कि कॉकरोच में जो उसका नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्रेन का काम करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है, वो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। हमारे जैसा नहीं है कि हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोलिंग सेंटर है, अगर ये हटा दिया तो बॉडी पे से कंट्रोल खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। ठीक है, कॉकरोच में ऐसा नहीं होता। कॉकरोच में ऐसे ब्रेन्स जो होते हैं पूरी बॉडी में फैले होते हैं। हाँ, अगर सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन है तब तक वो ब्रेन का काम करेगा, अगर वो नहीं भी है तो भी क्या होगा, तो भी आपके बाकी गैंग्लियन उसका काम कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कॉकरोच का सर काट भी दो तो भी वो आराम से हफ्ते 10 दिन तक जिंदा रह सकता है। वो सर काटने से नहीं मरेगा, वो इसलिए मरेगा क्योंकि अब उसको खाने को नहीं मिलेगा, भूख से मरेगा, सर काटने पे नहीं मरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे आप देखो 3 गैंग्लिया आपके थोरैक्स में है और 6 गैंग्लिया आपके एब्डोमेन में है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अगली दी हुई है कि हेड में केवल छोटा सा पार्ट है सिस्टम का, छोटा सा, और उसके बाद पिंक लेटर्स में लिखा है कि अगर सर काट भी दिया गया तो 1 हफ्ते तक वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। अब आप सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन को ब्रेन क्यों बोल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन ना एंटीना और उसकी जो कंपाउंड आई होती है वहां पे नर्व सप्लाई करता है, यानी कि आपके जो संवेदी अंग है, जो सेंस ऑर्गन है, वहां तक सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो है नर्व सप्लाई कर रहा है। इस कारण से उसको ब्रेन बोल दिया जाता है। लेकिन सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन एक बहुत छोटा सा पार्ट है कॉकरोच के पूरे नर्वस सिस्टम का। ये थोरैसिक गैंग्लियन, एब्डोमिनल गैंग्लियन, ये भी ब्रेन का काम कर सकते हैं। इसी कारण से कॉकरोच का सर काट भी दिया जाए तो भी वो जिंदा रह सकता है। ठीक है बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है। ये कॉकरोच के 5 सिस्टम्स हैं। इससे ज्यादा डिटेल में आपको कॉकरोच में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सिस्टम्स में से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो एक क्वेश्चन अगर बाहर आया भी था वो मैंने यहां पे आपको कवर कर दिया है कि पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में यूरिक एसिड जो होता है वो एक्सक्रीट होता है। एक और नर्वस सिस्टम में अब आप यहां देख सकते हो। ठीक है, यहां पे सेंस ऑर्गन में एंटेना, आईज, मैक्सिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प और एनल सर्का है। तो ये मैक्सिलरी और लेबियल पैल्प, ठीक है, मैक्सिलरी और लेबियल पैल्प जो होते हैं ये बेसिकली आपका टेस्ट सेंसेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्वाद संवेदना, टेस्ट सेंसेशन। एंटेना जो होता है लगातार एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते रहते हैं, जितने भी वहां पे चेंजेस आएंगे, स्मेल में चेंजेस आएंगे, कुछ भी चेंजेस आएंगे, वो एंटेना मॉनिटर उसको करते हैं। फिर मैंने आपको पहली ही क्लास में ओमेटिडिया की बात बता दी थी, मैंने आपको मोजाइक विजन की बात बता दी थी। ठीक है, मैंने आपको नॉक्टर्नल के बारे में बता दिया था। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। ये देखो यहाँ पे ओमेटिडिया बताया हुआ है और ये देख सकते हैं आप मोजाइक विजन आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज मैं आप लोगों की कवर कर चुका हूं पिछली क्लास में। वो वीडियो जाके आप जरूर देखिएगा, उसमें ये पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हुए हैं हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने मतलब मैंने किया है, आप लोगों ने तो खाली सुना है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो कॉकरोच का जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के में आपको 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। चौथे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट तक आपके जो है क्या होते हैं, टेस्टिस जो है वो आपको दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ आपको यहां पे एक और चीज लेबल्ड दिख रही है, और वो क्या है, फैलिक ग्लैंड। बेटा फैलिक ग्लैंड का फंक्शन आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉकरोच में बेटा क्या होता है, मेल में स्पर्म्स जो होते हैं ना, उनको गुच्छों में बांध दिया जाता है। ठीक है, गुच्छों में बांध के उनको जोड़ दिया जाता है। यहां पे मशरूम ग्लैंड नाम की एक चीज होती है कॉकरोच के अंदर। मशरूम ग्लैंड क्या करता है, स्पर्म्स के पैचेस बोल रहा हूं, स्पर्म्स के गुच्छे बनाता है, क्लस्टर बनाता है, और उनको एक साथ जोड़ देता है। क्लस्टर ऑफ स्पर्म, स्पर्म के गुच्छे को आप कहते हो स्पर्मेटोफोर। स्पर्म के गुच्छे को आप कहते हो स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर जो होता है, इस फॉर्म में स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं मेल कॉकरोच में से। इसी फॉर्म में स्पर्म्स कॉकरोच में से रिलीज किए जाते हैं। तो फैलिक ग्लैंड क्या करता है, मशरूम ग्लैंड के साथ मिलके, ठीक है, ये मशरूम ग्लैंड है, इसके जस्ट ऊपर फैलिक ग्लैंड क्या करता है, उसके साथ में मिलके स्पर्मेटोफोर बनाने का काम करता है। ठीक है, स्पर्मेटोफोर बनाने का काम करता है। इसके अलावा आपको यहां पे एक और चीज दिख रही होगी जिसको हमने लेबल किया है फैलोमियर। फैलोमियर, फैलोमियर। तो मेल में क्या होता है, आपको 3 फैलोमियर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इन्हीं को मेल में गोनापोफाइसिस भी कहा जाता है, जो टर्म हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। ये गोनापोफाइसिस क्या करते हैं, गोनापोफाइसिस जो होते हैं ना, ये कॉकरोच के एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, बाह्य जननांग होते हैं मेल कॉकरोच के, जो फीमेल से अटैच होने में हेल्प करते हैं। ये मेल के अंदर ये मेल जो होता है, इन फैलोमियर्स को फीमेल के अंदर इंसर्ट करता है। ठीक है, फीमेल के अंदर इनको इंसर्ट करता है। और जो आपके पास सूडोपेनिस यहां पे दिख रहा है, ठीक है, जो आपके पास यहां पे सूडोपेनिस दिख रहा है, वो सूडोपेनिस क्या करता है, सूडोपेनिस एक बार मेल अटैच हो गया फीमेल से, एक बार मेल अटैच हो गया फीमेल से, तो वहां पे उसको अटैच रखने का काम करता है। ठीक है बेटा, एक बार अटैच हो गया फीमेल से तो उसको अटैच रखने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। और यहां पे आपको कॉर्डल स्टाइल देखने को मिल रहा है, यहां पे आपको कॉर्डल स्टाइल देखने को मिल रहा है, जिसे एनल स्टाइल भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये भी फीमेल के साथ में अटैच होने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब एक और टर्म यहां पे आपको दिख रहा है, टिटिलेटर। टिटिलेटर क्या होता है, टिटिलेटर को भी फीमेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ताकि फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को स्टिमुलेट किया जा सके और जो स्पर्मेटोफोर है उसको सही जगह इंसर्ट किया जा सके। टिटिलेटर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है, जिससे स्पर्म्स जो होते हैं या स्पर्मेटोफोर जो होते हैं उनको सही जगह पर इंसर्ट एक्यूरेटली किया जाता है। ठीक है, तो यह आपका हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कॉकरोच का होता है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग चलते हैं, अब ये सारी थ्योरी दे रखी है, देखो यहां पे 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, फिर यहां पे आपके पास क्या हुआ, टेस्टिस से वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट और फिर मेल गोनोपोर। तो ये लगभग कैसा है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा ही है। फिर सेमिनल वेसिकल क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है, और स्पर्म को देखो यहां पे आपको बोला बंडल के तौर पे स्पर्मेटोफोर होते हैं। ये सारी चीज हम लोग डिस्कस अभी किए हैं कि बंडल में उसको डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है ना, बंडल में उसको डिस्चार्ज किया जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ सूडोपेनिस, टिटिलेटर, कॉर्डल स्टाइल, फैलोमियर, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी यहां पे। ठीक है बेटा, ये देख सकते हो आप यहां पे मेल गोनोपोर के आसपास आपको फैलोमियर देखने को मिलते हैं, इन्हीं को आप गोनापोफाइसिस कहते हो। मशरूम ग्लैंड की हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है, फैलिक ग्लैंड की हम लोगों ने बात कर ली। बंडल बनाने के काम आता है, बंडल से उसको नरिशमेंट भी मिलेगा, पोषण भी मिलेगा, सारी चीजों की हम लोग बात कर चुके हैं। फर्स्ट स्लाइड में ही हम लोगों ने ये चीज डिस्कस कर ली थी। ठीक है, फैलिक ग्लैंड वगैरह सारे टर्म्स। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी ओविडक्ट पे तो हम लोग आएंगे, जो कि नॉर्मल चीज है। हम लोग यहां पे कोलैटरल ग्लैंड की बात करते हैं। ठीक है बेटा, कोलैटरल ग्लैंड और ब्रूड पाउच की बात करेंगे। कोलैटरल ग्लैंड जो होते हैं ना बेटा फीमेल के अंदर, देखो
फीमेल के जो एग्स होते हैं, जैसे मेल के अंदर बंडल के तौर पे स्पर्म्स को शेड किया जाता है, स्पर्म्स को डिस्चार्ज किया जाता है, वैसे ही फीमेल में जो अंडे होते हैं उनको एक पाउच में स्टोर किया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग ऊथिका। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ऊथिका, या ऊथिका का एक और नाम होता है एग केस, अंडों को रखने की जगह। तो फीमेल में जो ऊथिका होते हैं उसको बनाने में हेल्प करते हैं जो आपके कोलैटरल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उसको बनाने में हेल्प करते हैं जो कोलैटरल ग्लैंड्स होते हैं। और जो आपका ब्रूड पाउच होता है, ब्रूड पाउच क्या करता है कि उसमें आपके जो अंडे हैं और उन अंडों के अंदर जो एम्ब्रियो है उनका डेवलपमेंट आप इधर फीमेल के अंदर ब्रूड पाउच में होता है। ठीक है, ओवरीज की अगर हम लोग अब यहां पे बात करें तो बहुत बड़ी ओवरीज होती हैं और सेकंड से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है। टेस्टिस 4 से 6, ओवरीज 2 से 6। ठीक है, अब यहां पे ये जो आपको लाइंस बनी हुई दिख रही है ना, ये ओवरी के अंदर लाइंस, ये बेसिकली आपके ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, अंडाशय नलिकाएं हैं और 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स मिलके एक ओवरी बनाते हैं। 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स मिलके एक ओवरी बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आके आपके ओविडक्ट बनाते हैं मिलके, लेफ्ट और राइट ओवरी से मिलके दोनों ओविडक्ट आती है और ओविडक्ट आके क्या बनाती है, वेजाइना बनाती है। ओविडक्ट के यहां पे मिलने से क्या बनता है, ओविडक्ट के मिलने से वेजाइना बनता है। पास में ही आपको ये ऊथिका देखने को मिल सकता है बेटा। ठीक है, ये ऊथिका आपको देखने को मिल सकता है। इसी की हम लोग बात कर रहे थे कि अंडे जो होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं, और ये आपको दिख सकता है यहां पे भी, ये देखो ऊथिका बना हुआ है फीमेल के अंदर। ठीक है, तो यहीं पे कोलैटरल ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। फिर देखो बेटा, यहां पे पेयर ऑफ स्पर्मेथिका जो होता है ये जेनाइटल चेंबर में होता है, और स्पर्मेटोफोर्स जो होते हैं वो स्पर्म्स को ट्रांसफर करते हैं यहीं पे स्पर्मेथिका में, और फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसको ऊथिका में डाल दिया जाता है। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा आपको यहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें आपको यहां पे बता चुका हूं, केवल आपको थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान देना है, जो कि हर स्लाइड पे आपकी डायग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, एक फीमेल 9 से 10 ऊथिका बनाती है और हर ऊथिका में करीब 14 से 16 अंडे होते हैं। ठीक है, करीब 14 से 16 अंडे होते हैं। फिर कॉकरोच में हम लोग जो बात करेंगे ना, कॉकरोच में जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, पोरोमेटाबोलस होता है। पोरोमेटाबोलस होने का मतलब है कि आप देखो यहां पे ये एग है, एग के बाद निम्फ है, ये देखो निम्फ। ठीक है, निम्फ आपको दिख रहा है। निम्फ का मतलब होता है कि जो बॉडी डिजाइन उनका एकदम वयस्क जैसा हो, बॉडी डिजाइन अडल्ट जैसा हो। ठीक है, लेकिन साइज में थोड़े छोटे हो। बॉडी डिजाइन अडल्ट जैसा हो तो बॉडी डिजाइन एकदम अडल्ट जैसा है। ठीक है, तो ये जो है इसको निम्फल स्टेज कहा जाता है, और निम्फल स्टेज से जब किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होता है तो इसको हम लोग पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, इनमें 13 बार मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग होने का मतलब है कि ये देखो, ये अपना पुराना जो स्किन है उसको शेड कर रहा है, पुरानी त्वचा उतार के नई त्वचा आना, उसको मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, मोल्टिंग कितनी बार होती है, 13 बार होती है, और 13 बार मोल्टिंग होने के बाद अडल्ट कॉकरोच बनता है, और केवल अडल्ट कॉकरोच के पास विंग्स होते हैं। केवल अडल्ट कॉकरोच के पास जो होते हैं वो विंग्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन और जो 2 से 3 बार आ चुका है, एक हार्मोन होता है कॉकरोच के अंदर, उस हार्मोन को हम लोग बोलेंगे एक्डिसोन। ये जो एक्डिसोन हार्मोन होता है, ये हार्मोन कॉकरोच में मोल्टिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो हार्मोन होता है कॉकरोच में मोल्टिंग में हेल्प करता है। तो ये जो डेवलपमेंट है जिसमें निम्फल स्टेज आपको मिल रही है, इसको पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट हम लोग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, मोल्टिंग होती है, 13 मोल्टिंग होने के बाद अडल्ट बनता है, और मोल्टिंग में एक्डिसोन हार्मोन जो होता है वो आपकी हेल्प करता है। ठीक है, और फिर कॉकरोच में पेस्ट होते हैं, फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिजीज स्प्रेड करते हैं, टाइफॉइड, कोलेरा, टीबी जैसी डिजीज। तो कॉकरोच फ्री अगर हमारा किचन रहेगा, कॉकरोच फ्री हमारा घर हमारा अगर रहेगा, तो हम लोग जो है उनके कंटामिनेशन से, उनसे फैलने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो कल की और आज की क्लास में हमने कॉकरोच वाला टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। यहां पे आपका कॉकरोच वाला चैप्टर खत्म होता है, साथ ही साथ आपका जो चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वो भी चैप्टर यहां पे खत्म होता है। फ्रॉग और अर्थवर्म हम लोग एनिमल किंगडम के साथ में कवर करेंगे। सो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच यहां खत्म हुआ। अगली क्लास में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, कीप